Hello, this is Sunita here and today I will discuss about solid state. स्टेट का ध्यान आते ही हमें याद आता है स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की तीन स्टेट कौन सी होती है जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं हम इन कुछ प्रॉपर्टीज से समझ सकते हैं। फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज है शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड में क्या होता है, एक फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, बट इन लिक्विड नेवर हैव द फिक्स्ड शेप बट ओनली हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम। मीन्स आप जिस भी कंटेनर के अंदर लिक्विड को डाल देते हैं, लिक्विड वो ही शेप ले लेता है, बट इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। बट इन गैस नाइदर द फिक्स्ड वॉल्यूम और नॉर द फिक्स्ड शेप, यानी कि इसका कोई भी फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इंटरमोलिकुलर फोर्स, IMF, जिसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स है। सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और गैस के अंदर क्या होता है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत ही वीक होता है, यानी कि सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा था और गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही वीक होता है। और लिक्विड के अंदर क्या होता है, ना तो सॉलिड की तरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है और ना ही गैस की तरह बहुत ही वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। So in liquid intermolecular force in intermediate state. एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को हम समझ सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से। अपन ने समझा था कि सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं मॉलिक्यूल उतने ही पास आते हैं, तो उनके दो मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम हो जाती है, यानी कि जितने ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं उनके बीच की दूरी उतनी ही कम होती है, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर इनरिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। इंटरमोलिकुलर फोर्स जितने ज्यादा होंगे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस उतनी ही कम होगी। यानी strongest intermolecular force is in solid, the shortest the intermolecular distance in solid। और ऐसा ही गैस के अंदर होता है कि सबसे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस गैस के अंदर थे तो उनके बीच की दूरी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि फोर्स कम है तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो दो मॉलिक्यूल की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। बट इन लिक्विड state intermolecular force and intermolecular distance in intermediate state. The one more property we will remember that is the fluid nature. Only liquid and gas have the fluid in nature because they have ability of flow. Solid के अंदर ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, सॉलिड के अंदर फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं होती और लिक्विड और गैस के अंदर फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। एक और चीज जो याद रखने की है वो है थर्मल एनर्जी। जितने ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं उनकी थर्मल एनर्जी ही उतनी ही कम होती है। और थर्मल एनर्जी को हम किससे समझते हैं, टेम्परेचर से, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है थर्मल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उतने ही कम होते हैं। हमने पढ़ा है कि कैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और जिनमें सॉलिड मोस्ट स्टेबल स्टेट में होता है। अपन हम पढ़ेंगे कि कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होती है सॉलिड की, वो कौन सी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि सॉलिड की एक फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स मास होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। सॉलिड के अंदर क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सबसे शॉर्ट होती है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर फिक्स्ड। सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं ये होते हैं एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल, जिनसे मिलकर सॉलिड बना होता है। उनकी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है, यानी कि उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता,
लेकिन सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो अपनी मेन पोजीशन से ऑसिलेट होते हैं, यानी कि अपनी मेन पोजीशन से वाइब्रेट हो सकते हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट प्रॉपर्टी इज रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, यानी सॉलिड को ना ही अपन कंप्रेस कर सकते हैं और एक रिजिड होते हैं। अब हम पढ़ते हैं सॉलिड का क्लासिफिकेशन। सॉलिड को हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। वो दो टाइप कौन कौन से हैं? एक तो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड होता है एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होता है कि क्रिस्टल का अरेंजमेंट एक रेगुलर वे में होता है, यानी कि एक ऑर्डर वे में होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। क्रिस्टल का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है कि इसको हम समझ सकते हैं एक वेल डिसिप्लिन क्लासरूम से, कि एक क्लासरूम है जिसके अंदर फर्स्ट बेंच पे 2 बच्चे बैठे हैं, फिर सेकंड बेंच पे 2 बच्चे बैठे हैं, थर्ड बेंच पे 2 बच्चे बैठे हैं, ऐसे ही पूरी क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं। ऐसे ही लेफ्ट साइड में है और ऐसा ही राइट साइड में है कि पूरी क्लास के अंदर हर बेंच पे इक्वल डिस्टेंस पे 2-2 बच्चे बैठे हुए हैं, यानी कि पूरी क्लास एक रेगुलर वे में मेंटेन है, यानी कि एक ऑर्डर फॉलो कर रही है। और इन क्रिस्टलाइन सॉलिड ये ऑर्डर कौन सा होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर को हम समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच और थर्ड बेंच पर ही 2-2 बच्चे बैठे हुए हैं। पूरी क्लास के अंदर ये एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस तक ये ऑर्डर देखने को मिल रहा है, यानी कि ये ऑर्डर कौन सा है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसका एग्जांपल ले सकते हैं अपन NaCl, डायमंड, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड के। सेकंड टाइप ऑफ सॉलिड होता है एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस का मीन्स होता है नो फॉर्म, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। एमोर्फस वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नो फॉर्म, यानी कि जिसका कोई अरेंजमेंट नहीं होता। क्रिस्टलाइन सॉलिड में अपन ने देखा था कि एक रेगुलर अरेंजमेंट था, और एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है कि कोई भी एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। इसको अपन एक क्लासरूम से समझ सकते हैं कि जो कि अनडिसिप्लिन क्लासरूम है, कि उसके अंदर बच्चे कहीं पर भी कैसे भी बैठे हुए हैं, यानी कि कोई भी एक ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा, यानी कि कोई भी डिसिप्लिन नहीं है। कोई 2 बच्चे बैठे हैं, कोई 3 बच्चे बैठे हैं, कोई 4 बच्चे बैठे हुए, यानी कि हर बेंच पे अलग अलग बच्चे बैठे हुए, यानी कि कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा, यानी कि डिसऑर्डर वे में अरेंज होते हैं। यानी कि ये कौन सा अरेंजमेंट है? डिसऑर्डर अरेंजमेंट। और ये जो ऑर्डर है ये एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। शॉर्ट रेंज मीन्स अगर कोई टीचर आता है क्लासरूम में और बोलता है बच्चों को कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तुम डिसिप्लिन वे में बैठो, तो क्या होता है कि फर्स्ट रो, सेकंड रो और मैं भी थर्ड रो तक कोई बच्चे डिसिप्लिन वे में बैठ जाते हैं, यानी कि 2 बच्चे या फिर 3 बच्चे 3 बच्चे बैठ जाते हैं, और उसके पीछे जितने भी बच्चे होते हैं वो वैसे के वैसे ही बैठे होते हैं। यानी कि एक ऑर्डर भी देखने को मिलता है, एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए देखने को मिलता है, यानी कि ये ऑर्डर कौन सा होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। यानी कि अपन देखते हैं कि एमोर्फस सॉलिड में एक डिसऑर्डर अरेंजमेंट होता है, और वो अरेंजमेंट कौन सा, ये अरेंजमेंट कौन सी रेंज का होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, और इनरेगुलर वे में अरेंज होते हैं। इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं रबर, प्लास्टिक, ये सभी एमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल होते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं डिटेल कंपैरिजन इन बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होता है कि एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है। रेगुलर 3D अरेंजमेंट के कारण इनकी वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप होती है, यानी इनकी शेप कैसी होती है? वेल डिफाइंड।
और दूसरी तरफ एमोर्फस सॉलिड के अंदर क्या होता है कि इनकी 3D अरेंजमेंट इरेगुलर होता है, यानी कि कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता इनकी 3D के अंदर, यानी जिससे ये मिलकर बने होते हैं उनका रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। इन रेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण इनकी ज्योमेट्रिकल शेप वेल डिफाइंड नहीं होती है, डिफाइंड नॉट वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती। सेकंड प्रॉपर्टीज आती है ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होता है कि एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, यानी कि कोई भी ऑर्डर है वो एक दूर तक देखने को मिलता है, यानी कि एक लंबी डिस्टेंस तक एक ही ऑर्डर देखने को मिलता है। और इन एमोर्फस सॉलिड यहाँ पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज, यानी कि अगर कोई ऑर्डर भी है तो वो बहुत ही शॉर्ट रेंज तक देखने को मिलता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह नहीं कि एक लॉन्ग डिस्टेंस तक एक ऑर्डर देखने को मिले, और एमोर्फस सॉलिड के अंदर बहुत ही छोटा ऑर्डर देखने को मिलता है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होता है कि एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर पर ही क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट होने शुरू होते हैं। और एमोर्फस सॉलिड के अंदर क्या होता है कि एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है जिसके अंदर एमोर्फस सॉलिड मेल्ट होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने का, यानी कि किसी भी मैटर की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करने को हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होता है कि ये एक हीट ऑफ फ्यूजन एक फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड एंड हाई, क्योंकि इनका ऑर्डर अरेंजमेंट था इसलिए इनका फिक्स और हाई हीट ऑफ फ्यूजन है, इसलिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करने के लिए इनको हाई टेम्परेचर देने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ये चेंज होते हैं। और एमोर्फस सॉलिड के अंदर क्या होता है, इनके कोई फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता, और जो भी हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो बहुत ही लो होता है, यानी कि बहुत ही कम टेम्परेचर पर ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इनका नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेचर एन आइसोट्रोपिक होता है, एन आइसोट्रोपिक, और एमोर्फस सॉलिड का नेचर आइसोट्रोपिक होता है, आइसोट्रोपिक। अब समझते हैं कि एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक क्या है। एन आइसोट्रोपिक यानी कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी लेते हैं तो उनकी अलग अलग मेजरमेंट आता है, जैसे कि अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं जिसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पे दूसरी वैल्यू आती है, वाई एक्सिस पे दूसरी वैल्यू आती है और जेड एक्सिस पे अलग वैल्यू आती है, यानी कि इसका नेचर कैसा हो गया, सेम ना होकर डिफरेंट आता है, इसलिए ये एन आइसोट्रोपिक होता है। जिसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जैसे पार्टिकल ऐसे अरेंज होते हैं, और अपन लेते हैं एक्स एक्सिस लेते हैं तो ये इस टाइप का पैटर्न आता है, वाई एक्सिस इधर से इधर लेते हैं तो इस टाइप का पैटर्न आता है। ऐसे ही कोई जेड एक्सिस, क्यू एक्सिस, वाई कोई भी अदर एक्सिस लेते हैं तो नया पैटर्न देखने को मिलता है, यानी कि सेम पैटर्न नहीं होता, हर एक एक्सिस के थ्रू अलग अलग पैटर्न देखने को मिलता है, इसलिए इसका नेचर कैसा हो गया, एन आइसोट्रोपिक। लेकिन एमोर्फस सॉलिड के अंदर क्या होता है कि इनका नेचर आइसोट्रोपिक होता है, यानी कि इनके अंदर कोई रेगुलर अरेंजमेंट तो था नहीं, सारे पार्टिकल्स ऐसे थे, कभी कोई पार्टिकल इधर इधर इधर, कोई इधर इधर इधर। अब तुम कोई सा भी इंडेक्स ले लो, कोई सा भी एक्सिस ले लो, चाहे एक्स एक्सिस ले लो, वाई एक्सिस ले लो या कोई सा एक्सिस ले लो, उनका हर बार सेम ही आता है, एक्सिस की वैल्यू सेम ही आती है, यानी कि ये नेचर में आइसोट्रोपिक होते हैं क्योंकि इनका अरेंजमेंट डिफरेंट था, कोई फिक्स पैटर्न नहीं था। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ रहे थे डिटेल कंपैरिजन इन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड।
जिसमें हम 5 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। 6 प्रॉपर्टी आती है क्लीवेज। क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब काटते हैं किसी शार्प टूल से, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटा जाता है तो ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। जो नया सरफेस आता है वो प्लेन और स्मूथ होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन डायमंड का। डायमंड को जब काटते हैं तो ये डायमंड में जो नया सरफेस आता है, जब 2 पीस होते हैं तो न्यू सरफेस आता है, वो प्लेन और स्मूथ होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन कांच का। कांच के अंदर क्या होता है, जब कांच टूटता है तो टूटने पर जिसके जो 2 पार्ट होते हैं उनके एक किसी भी पार्ट को देखना कि उसका एक किनारे के अंदर वो जो सरफेस आती है वो प्लेन और स्मूथ आती है। यानी कि क्लीवेज करने पर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो न्यू सरफेस होती है वो कैसी आती है, प्लेन एंड स्मूथ। ऑन द अदर हैंड एमोर्फस सॉलिड के अंदर जब किसी एमोर्फस सॉलिड को किसी बाइसेप्ट किसी भी शार्प एज टूल से काटा जाता है और जब ये 2 भागों में डिवाइड होता है तो जो न्यू सरफेस आती है वो स्मूथ ना होकर रफ होती है। जो नई सरफेस आती है वो कैसी होती है, रफ। क्लीवेज करने पर रफ सरफेस मिलती है। इसका एग्जांपल लेते हैं अपन इरेजर को जब 2 भागों में काटते हैं किसी भी टूल से, जो न्यू सरफेस आता है वो देखना कि रफ होता है, उसमें कुछ बबल से यानी कि रफ से सरफेस प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कूलिंग कर्व। कूल मीन्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का कूल होना यानी कि ठंडा होना, और कर्व यानी उसको कर्व के रूप में डिफाइन करना। अपन देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कूलिंग कर्व कुछ इस प्रकार का होता है। यानी कि ये टेम्परेचर ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे और ये टाइम ले लेते हैं वाई एक्सिस पे। जब टेम्परेचर और टाइम के अंदर कूलिंग कर्व देखते हैं तो अपन देखते हैं कि कूलिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर 2 ब्रेक पॉइंट आते हैं। ये ब्रेक पॉइंट किस कारण आते हैं, क्रिस्टलाइजेशन के। मीन्स जब कूल होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि सॉलिड से कोई लिक्विड बन रहा है तो वो धीरे धीरे कूल हो रहा है तो ठंडा हो रहा है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन हो ही रहा है, क्योंकि जब क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन हो ही रहा है, क्रिस्टलाइजेशन होगा तो कुछ हीट रिलीज होगी तो उसका टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ जाता है। क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन होता है तो टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ जाता है, जिससे कि वो मेंटेन रहता है वो टेम्परेचर, उस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। सो ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन वी हैव 2 ब्रेक पॉइंट इन कूलिंग कर्व ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई अपन को कोई पॉकेट मनी मिलती है कि अपन को महीने की स्टार्टिंग में, जैसे फॉर एन एग्जांपल 100 रुपए पॉकेट मनी मिल गई, लेकिन क्या होता है कि वो धीरे धीरे वो थोड़ी कम हो जाती है। अपन देखते हैं कि 15 तारीख को कि 20 रुपए बचे हैं अपने पास में, लेकिन क्या रहता है कि कोई रिलेटिव आते हैं जैसे कि बुआ फूफा कुछ भी आ गए तो अपन को 20-30 रुपए और दे गए, तो अपन के पास वैसे फिर से कितने पैसे हो गए, 50 रुपए। यानी कि उसमें अपन का कोई अपना पॉकेट मनी नीचे न जाकर एक 15 से 20 तारीख के बीच में एक फिक्स टाइम पर वापस से अपना स्टार्टिंग वाला ही हो जाता है। यानी कि कुछ अपन को इंसेंटिव मिल गया जिससे कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ। ये वो है, ये जो क्रिस्टलाइजेशन है ये वो अपना इंसेंटिव यानी कि वो एक्स्ट्रा पॉकेट मनी है जो अपन को रिलेटिव से मिली थी। ऑन द अदर हैंड इन एमोर्फस सॉलिड के अंदर क्या होता है कि इनका कूलिंग कर्व स्मूथ होता है, यानी कि टेम्परेचर और टाइम का कूलिंग कर्व, टेम्परेचर और टाइम जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर और टाइम के साथ साथ उनका जो मैटर होता है वो धीरे धीरे कूल होता जाता है। इसलिए इनका कोई भी इस टाइप का कूलिंग कर्व ना होकर एक स्मूथ कूलिंग कर्व प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि इनका इनरेगुलर वे में क्रिस्टलाइजेशन हुआ है, इनरेगुलर फॉर्म में बने हुए हैं। नेक्स्ट आता है नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, वो ट्रू सॉलिड होते
होते हैं, और ऑन द अदर हैंड एमोर्फस सॉलिड इज सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड यानी कि ये एक नकली सॉलिड होते हैं लेकिन पर्टिकुलर फिक्स सॉलिड नहीं होते, इसकी तरह बिल्कुल ट्रू सॉलिड नहीं होते। और इनको अदर भी बोलते हैं, इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। ट्रू सॉलिड इनको समझ सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे डायमंड होता है, तो अपन डायमंड को देखते हैं कि आज के सदियों पहले भी जो डायमंड था और आज भी जो डायमंड है उसका सेम है, वो वैसा का वैसा ही है, यानी कि उसके सॉलिड में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो वो कौन सा सॉलिड हो गया? ट्रू सॉलिड। दूसरी तरफ देखते हैं एमोर्फस सॉलिड कौन सा हो गया? सूडो सॉलिड। सूडो यानी नकली सॉलिड, और सुपर कूल्ड लिक्विड। ये देखते हैं अपन, जैसे कोई पुरानी इमारतें हैं पहले की, तो उसमें अपन देखते हैं कि उनके जो कांच लगे हुए हैं, तो देखना कि उनका नीचे का जो बॉटम है, नीचे की तरफ जो बॉटम है वो तो थिक है, और ऊपर का जो बॉटम है वो थिन है, क्योंकि उनमें फ्लूइड का नेचर है, जिससे वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे फ्लूइड होकर नीचे थिक हो गया और ऊपर थिन हो गया, यानी कि उसमें फ्लूइड का नेचर होने के कारण ये कौन से होते हैं? सूडो सॉलिड होते हैं, जिनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। स्टेबिलिटी, ये जो सॉलिड होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये मोस्ट स्टेबल होते हैं, सबसे ज्यादा ही स्टेबल यही होते हैं, जैसा कि अपन ने समझा था, जैसे डायमंड। और ये क्या होते हैं? लेस स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनका अरेंजमेंट कैसा था? इनरेगुलर था, कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं था। इसका एग्जांपल लेते हैं, वेरी फेमस एग्जांपल, डायमंड ले लो, कॉपर ले लो, कोई भी बेंजोइक एसिड ले लो, और कुछ भी ले सकते हो, अमोनिया ले लो, H2 ले लो, और भी कोई भी एग्जांपल, वो कौन से होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑन द अदर हैंड एमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल कौन से होते हैं? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रबर, प्लास्टिक, सेलोफेन। ये सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये सभी एग्जाम्पल होते हैं एमोर्फस सॉलिड के। थैंक यू। आई होप यू लाइक द वीडियो।